हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा है वर्ष 1664 में लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। किसकी सहायता से? कोलबर्ट के प्रयासों से, जिसका नाम जो है वो कंपनी द इंद ओरिएंटलास रखा गया। लुई 14वें को टेवर्नियर नामक एक फ्रेंच जौहरी ने 116 कैरेट ब्लू डायमंड बेचा था, जिसकी खरीद उसने भारत से की थी। तो याद रखिएगा कि जो टेवर्नियर है वह एक फ्रेंच जौहरी है। फ्रेंच यात्री भी करके एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन फ्रेंच यात्री है। अगर टेवर्नियर रहेगा तो आप टेवर्नियर पे टिक करेंगे। ठीक है, फिर देखिए, भारत में कोहिनूर हीरो और हीरो के खानों के विषय में टेवर्नियर ने ही जानकारी दी है अपने लेखों के माध्यम से। देखिए, ये चीज आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे जो यात्री आते थे वो भारत के बारे में, भारत के व्यापार वाणिज्य व्यवसाय, वहाँ का सामाजिक क्षेत्र किस तरीके से था, सांस्कृतिक क्षेत्र किस तरीके से था, ये सारी चीजों के बारे में अपने ग्रंथों में लिखते थे। तो क्या क्या टेवर्नियर जो था उसने भी क्या किया, इन सब के बारे में लिखा कि भारत में जो हीरा है और हीरा का खान है उसके बारे में उसने अपने ग्रंथों में जानकारी दी है। अब देखिए आगे, वर्ष 1668 में फ्रैंक कैरो की सहायता से सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुई। मकारा के नेतृत्व में गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति से मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। ये मछलीपट्टनम है, ठीक है, मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। वर्ष 1672 में मद्रास के समीप सेंट थोमे ने फ्रांसीसियों ने एक दुर्ग का निर्माण किया। याद रखिएगा, पहली फैक्ट्री सूरत में, याद रखिएगा, और दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में। ठीक है, अब देखिए लिखा है वर्ष 1673 में फ्रैंको मार्टिन और बेलांग ने बारीकोंडापुरम के सूबेदार शेर अली खान से एक छोटा सा गांव पुदुचेरी प्राप्त किया था। यही आगे चलकर पांडिचेरी के रूप में विकसित हुआ। 1673 में ही बंगाल में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए आगे लिखा है 1696 में शोभा सिंह वाले प्रकरण में फ्रांसीसियों को भी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने की आज्ञा मिल गई थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि इन्होंने चंद्रनगर में फोर्ट ओरलियंस की स्थापना की थी। ये आगे चलकर 1757 में क्लाइव और वॉटसन ने चंद्रनगर को जीत लिया था। 1720 में फ्रांसीसी कंपनी को वापस से पुनर्गठित किया गया और इसे परिपीचुअल कंपनी ऑफ इंडीज का नाम दिया गया। वर्ष 1760 में वॉन्डिवॉश की लड़ाई में सर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को एक निर्णायक पराजय दी। अब वह भारत में सिर्फ व्यापार करते हैं, अब फैक्ट्रियों की किलेबंदी वह नहीं करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की हार में प्रमुख कारण उनका पूरी तरह से सरकारी कंपनी होना था। ये अपने प्रत्येक निर्णय के लिए पेरिस पर निर्भर रहा। देखिए, जब निर्णय पूरी तरीके से हमारे हाथों में ना हो और हमको किसी और से निर्णय की जो है वो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं शासन चलाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लिखा है इनके साथ कंपनी के निर्णय फ्रांस की सरकार की इच्छा पर होते थे, जबकि इनकी तुलना में ब्रिटिश कंपनी एक स्वायत्त कंपनी थी जो अपने निर्णय स्वयं लेती थी। फ्रांसीसी कंपनी नौसेना के आधार पर भी अंग्रेजी कंपनी से कमजोर थी। यही फ्रांसीसियों के हार के जो है वो प्रमुख कारण थे। आगे देखिए लिखा है स्वायत्त राज्यों का उदय एवं ब्रिटिश संप्रभुता का विस्तार। देखिए, मोहम्मद शाह का जब काल था 1724 के टाइम, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ कि बंगाल, मैसूर, मराठा, अवध, रुहेलखंड, हैदराबाद नामक नए नए राज्यों का जो है बेसिकली वह क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले बंगाल के बारे में, फिर मैसूर, मराठा, अवध, रुहेलखंड और हैदराबाद। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बंगाल। तो मुर्शिद कुली खान को 1701 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कई बार ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर उस टाइम पे कौन थे, तो याद रखिएगा मुर्शिद कुली खान। उसके पश्चात देखिए औरंगजेब के पौत्र अजीमुद्दीन शाह ने मतभेदों के चलते राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया।
1717 ईस्वी तक मुर्शिद बंगाल का पूर्ण रूपेण सूबेदार बन गया था। उसने बंगाल की अधिकांश जागीरों को खालसा भूमि में परिवर्तित करके इन्हें ठेके पर देना प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि बेसिकली जो जागीर थी उसे उसने क्या कर दिया, खालसा भूमि यानी गवर्नमेंट लैंड में परिवर्तित कर दिया और फिर उसे ठेके पर देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि सारी जो प्राइवेट भूमि थी उसको वो लोग क्या करते थे, सरकारी भूमि में तब्दील करके फिर उस पर कहीं ना कहीं ठेका देकर पैसे वसूल करते थे। लिखा है परिणाम था मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, सुजात खान, नजात खान ने विद्रोह किया। इन्हें पराजित करने के उपरांत मुर्शिद कुली खान ने इनकी जिम्मेदारियां अपने कृपा पात्र राम जीवन को दे दिया। अब देखिए लिखा है कि मुर्शिद कुली खां जो है उसकी मृत्यु 1727 में हो गई थी। इसके उपरांत सुजाउद्दीन सरफराज खान नवाब बना था और सरफराज खान को मारकर अलीवर्दी खान नवाब बना। उसके पश्चात अलीवर्दी ने मुगल दरबार में दी जाने वाली कर की राशि बढ़ाकर अपने लिए मान्यता प्राप्त कर ली, किंतु बाद के वर्षों में उसने मुगल दरबार में दी जाने वाली बेसिकली कर की राशि को घटा दिया। जैसे कि पहले होता है ना, पहले मान लीजिए कि जब ऑफर चलता है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, सडनली ही डिमांड बढ़ने के साथ ही उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये उसी तरीके से है कि कंपनी आपको सस्ती चीजों की आदत दिलवा देगी, फिर अचानक से उसका रेट बढ़ा देगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस वे में बात कर रही हूँ। फिर देखिए अलीवर्दी खान ने मराठों से संघर्ष किया। मराठा सरदार रघुजी भोसले के आक्रमणों के कारण अलीवर्दी खान को बाध्य होकर उड़ीसा को छोड़ना पड़ा। आगे देखिए अलीवर्दी ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। उसका कहना था अगर इन्हें छेड़ा नहीं गया तो ये शहद देंगी और छेड़ा गया तो काट कर मार डालेंगी। याद रखिएगा, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आंसर राइटिंग में अगर ये चीज लिखेंगे तो आप लोगों को मतलब काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा। जैसे देखिए लिखा है वह अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने वाले बात भी कहता था। कौन? अलीवर्दी खान। किंतु उसी के शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। लिखा है अलीवर्दी ने अपने नाती सिराज को नवाब बना दिया, जिससे मीर जाफर अलीवर्दी की पुत्री घसीटी बेगम और अलीवर्दी का एक अन्य नाती शौकत जंग नाराज हो गए थे। देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर माइंड मैप है बेसिकली, इसकी सहायता से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए हैदराबाद का बेसिकली जो संस्थापक है वो मीर कमरुद्दीन को माना जाता है, जिसका जो नाम है वह चिनकिलिज खां भी कहीं मिलेगा आप लोगों को, कहीं निजाम उल मुल्क मिलेगा, कहीं आसफ जहां मिलेगा। आसफ जहां सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो अगर आ गया कि हैदराबाद के संस्थापक कौन था तो याद रखिए आसफ जहां भी आप टिक कर सकते हैं, और ऑप्शन में अगर जिस तरीके से देगा ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है बेसिकली कि औरंगजेब ने बीजापुर का जो गवर्नर है वह भी मीर कमरुद्दीन को बनाया था। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह अवध का गवर्नर बना। उसके पश्चात फर्रुखसियर दक्कन का गवर्नर, मोहम्मद शाह भी दक्कन का गवर्नर, ठीक है। देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वह 1746 से 1748 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक चला था। याद रखिएगा कि फर्स्ट वाला जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो बेसिकली ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, और इस टाइम पे बारनेट में फ्रेंच जहाज पकड़ लिए गए थे, जिससे कि बेसिकली क्या हुआ था, युद्ध भड़क गया था। और देखिए कि सेंट टोमे का जो युद्ध हुआ था वो अनवरुद्दीन एवं फ्रेंच के बीच हुआ था। और याद रखिएगा कि फर्स्ट वाला जो कर्नाटक का युद्ध था वह एक्स ला सापेल की संधि से फिनिश हुआ था युद्ध, ठीक है। फिर सेकंड वाला हुआ था 1749 से 54 के बीच, जिसमें कि हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो गई थी। और किसके किसके बीच हुआ था? नासिर जंग प्लस ब्रिटिशर्स वर्सेस मोहम्मद जंग प्लस फ्रेंच, ठीक है। मतलब एक साइड पे ब्रिटिश और नासिर जंग थे और दूसरे साइड पे मुजफ्फर जंग और फ्रेंच, ठीक है। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं अब, और अरकोट में जो लड़ाई हुई उसमें अनवरुद्दीन और ब्रिटिशर्स जो है वो साथ थे, और चंदा साहिब और फ्रेंच जो थे वो साथ थे। देखिए अब ये आपको बेटर वे में समझ में आएगा क्योंकि आप लोगों ने माइंड मैपिंग से इसको पढ़ लिया है। तो देखिए हैदराबाद रियासत का जो संस्थापक है वो मीर कमरुद्दीन, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बहुत सारा बताया है। चिनकिलिज खां भी बताया है, ठीक है। शहादत खां भी बताया है, सॉरी शहादत खां नहीं, आसफ जहां बताया है, ठीक है। और मीर कमरुद्दीन तो है ही। फिर देखिए
फिर देखिए लिखा है कि निजाम उल मुल्क आशफ जहां ने की थी। निजाम उल मुल्क भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। फिर देखिए औरंगजेब की मृत्यु के समय यह बीजापुर क्षेत्र में तैनात था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर माइंड मैपिंग में, ठीक है, कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यह बीजापुर में इसे तैनात किया गया था। फर्रुखसियर के शासनकाल में नहीं, बहादुर शाह के शासनकाल में इसे अवध का गवर्नर बना दिया गया था और फर्रुखसियर के शासनकाल में दक्कन का गवर्नर बनाया गया था। किसे किसे बनाया गया था बताइए? जाहिर सी बात है यहाँ किसकी बात हो रही है? निजाम उल मुल्क या आसफ जहां की बात हो रही है। तो आसफ जहां को औरंगजेब के टाइम पे भी बीजापुर में वह तैनात था। बहादुर शाह प्रथम के काल में भी वह अवध का गवर्नर था। फर्रुखसियर के शासनकाल में भी दक्कन का गवर्नर था। बेसिकली इसे कार्यकाल उस टाइम पे मिल रहा था सबके शासनकाल में। फिर देखिए वर्ष 1715 में इसकी दक्कन में गवर्नरी जो है वो छीन ली गई थी। बाद में इसे मालवा का गवर्नर बनाया गया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में इसने दक्कन पर फिर से अपना दबाव बनाया। मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर बनाया। 1724 में इसने दरबारी गुट से उबकर हैदराबाद की नींव रखी। जब इसने मुबारिज खां को जब इसने क्या किया, मुबारिज खां को लड़ाई में पराजित करके मार डाला। तब इसके ही समांतर सादत उल्ला ने हैदराबाद से ही कर्नाटक या अर्कोट राज्य की नींव रखी। अब हम लोग कर्नाटक के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कर्नाटक के युद्ध को देख लेते हैं। फर्स्ट वॉर मैंने आप लोगों को बताया 1746 से 1748 में हुआ था। इसका कारण जो है वो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में ब्रिटेन और फ्रांस का शामिल होना था। बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रेंच जहाज को पकड़ लिया। इसी समय फ्रांसीसियों ने मॉरिशस के गवर्नर लॉ बुर्डोनो की सहायता से मद्रास का घेरा डाल दिया। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें क्लाइव भी शामिल था, किंतु पांडिचेरी के पास फोर्ट सेंट डेविड जीतने में फ्रांसीसी जो थे वो असफल रहे थे। फिर देखिए नवाब अनवरुद्दीन ने महाराष्ट्र के लालच पे चुप्पी साधे रहा, किंतु बाद में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों से उसे सेंट टोमे युद्ध में पराजित होना पड़ा। पहला कर्नाटक का जो युद्ध है वो एक्स लॉ सापेल की संधि से समाप्त हो गया, मैंने पढ़ाया है। अनवरुद्दीन का पुत्र महफूज खान फ्रेंच कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में थे। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड वॉर, तो ये दक्कन में उत्तराधिकार की समस्या से संबंधित एक युद्ध था। सेकेंड वाला जो कर्नाटक का युद्ध था। हैदराबाद में निजाम की मृत्यु के बाद नासिर जंग उत्तराधिकारी बना था। कौन बना था? नासिर जंग, जिससे उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने प्रतिरोध किया उसका। किसका? उत्तराधिकार बनने का प्रतिरोध किया, यानी कि एक तरीके से बोला जाए आसान भाषा में तो विरोध किया। लिखा है अरकोट की रियासत ने अनवरुद्दीन को उसके बहनोई चंदा साहिब के लिए विरोध किया। फिर लिखा है फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का उस टाइम पे समर्थन किया था। फिर देखिए लिखा है 1750 तक क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्षेत्रों जगह तक हावी हो गया था। याद रखिए फ्रांसीसी क्षेत्रों तक हावी हो गया था। यहाँ जगह नहीं होगा, क्षेत्र मतलब ही जगह होता है। फ्रांसीसी क्षेत्रों तक वह हावी हो गया था, किंतु अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली ने फ्रांसीसियों का विरोध किया। क्लाइव ने राजधानी अरकोट फ्रांसीसियों से छीन लिया और ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया गया था। कहाँ? पेरिस। फिर उसके बाद है नए गवर्नर गुडेहू ने अंग्रेजों से अस्थायी संधि कर ली थी। अब थर्ड वॉर देख लेते हैं एक बार। देखिए थर्ड वाले में है कि यह युद्ध भी यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। फ्रांसीसी सरकार ने अप्रैल 1757 में काउंट लाली को अपना गवर्नर बनाकर भेजा। लाली ने फोर्ट सेंट डेविड यानी पांडिचेरी के पास जीत लिया, किंतु उसने हैदराबाद से जनरल बुस्सी को वापस बुला लिया। फ्रांसीसियों के लिए यह फैसला आत्मघाती हुआ। 1760 तक आयररूट ने वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को निर्णायक पराजय दी और भारत से फ्रांसीसी का संप्रभुत्व जो है वो समाप्त हो गया। अब केवल वह व्यापार कर सकते थे और बस्तियों के किलेबंदी नहीं कर सकते थे, यानी कि उन्हें व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन उन्हें किसी भी बस्ती पर अधिकार जो है वो या फिर साम्राज्य स्थापित करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। देखिए यहाँ मेंस का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1757 के बाद एक बंगाल राज्य उभर कर
सामने आया जो कि प्रायोजित राज्य भी था और लूटा हुआ राज्य भी था। इस पर आप लोगों को टिप्पणी करना है। आप लोग घर में इस क्वेश्चन को एक तरीके से बोला जाए तो लिख कर देखेंगे कि किस तरीके से आप लिख पाते हैं। फिर देखिए अगला है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई बेसिकली एक बड़ा युद्ध नहीं था, विश्वघात था। इस पर भी अपनी टिप्पणी आप लोगों को लिखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है, इसका कंटेंट जो है यहीं पे दिया हुआ है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं ताकि इस तरीके से जो क्वेश्चन आए इस विषय वस्तु पर तो उसे आप अच्छी तरह से लिख सकें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्लासी की विजय के उपरांत नवाब ने अंग्रेजों को वर्धमान और नदिया जिले का राजस्व सौंप दिया। 24 परगना की जिम्मेदारी अंग्रेजों को दे दी गई। 2,34,000 पौंड क्लाइव को दे दिए गए। अन्य पदाधिकारी बड़ी बड़ी मतलब अन्य पदाधिकारियों को, यहाँ पर को होगा, ठीक है, अन्य पदाधिकारियों को बड़ी बड़ी भेंटें बांटी गई यानी उपहार दिए गए। कंपनी को चुंगी मुक्त व्यापार की भी अनुमति मिल गई। आगे चलकर अंग्रेजों ने मद्रास और बंबई का खर्चा भी बंगाल से वसूला। फिर देखिए कर्नल मालसेन के शब्दों में अंग्रेजों को यह लगने लगा कि नवाब सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब चाहे हाथ डालो और धन निकाल लो। इस तरीके से आप लोग अगर लिखेंगे तो आप लोगों को काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे कि कर्नल मालसेन के शब्दों में अंग्रेजों को यह लगने लगा था कि नवाब जो है एक सोने की थैली है, इसमें हम जब चाहे हाथ डाल के जो है वो धन निकाल सकते हैं। अब देखिए लिखा है कि बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन के शब्दों में बंगाल के लिए शाश्वत दुख की काली अंधेरी रात का आगमन हुआ। मीर जाफर अंग्रेजों के सहयोग से नवाब बना था, किंतु वास्तविक निर्णय अंग्रेजों के ही होते थे। कंपनी अपनी पसंद के लोगों को सेवा में रखती थी। बंगाल प्रशासन पंगु हो गया था और 1760 में बड़ी आसानी से अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया था। अब देखिए लिखा है प्लासी का युद्ध जो है वो छल से लड़ा गया था। बंगाल के बड़े बड़े सेठ, साहूकार, सेना के अधिकारियों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला था। युद्ध के मैदान में भी नवाब की अधिकांश सेना जो है वो लड़ने को उतरी नहीं। युद्ध से पहले क्लाइव ने वाटसन के जली हस्ताक्षर बनाकर अमीन चंद्र को धोखा दे दिया था। जैसे ऊपर में कहा भी गया था कि प्लासी का जो युद्ध था एक विश्वासघात था, युद्ध नहीं विश्वासघात था। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है विश्वासघात था, किंतु एक अन्य दृष्टिकोण से यह विश्वासघात नहीं था, क्योंकि ये नवाब की गलती थी कि उसने मीर जाफर राय दुर्लभ के विषय में सशंकित होने के बावजूद इतना विश्वास किया। मतलब जब हम किसी के लिए डाउटफुल हैं तो उस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर यह बता रहा है। लिखा है मीर जाफर की सलाह पर युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया गया और स्वयं जो है वो युद्ध का संचालन नहीं किया गया। आगे देखिए लिखा निष्कर्षतः यह युद्ध लड़ा तो विश्वासघात के आधार पर था, किंतु इसमें नवाब की त्रुटि विद्यमान थी। संभव है कि नवाब को पूर्व की भांति यह युद्ध एक छोटा सा युद्ध लगा हो जब उसने कासिम बाजार की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजित किया था, अथवा युद्ध को छोटी घटना मानकर नवाब मीर जाफर के हवाले सेना करके वहां से चला गया था। इस बात से अनभिज्ञ कि सेना और प्रशासन के अधिकांश लोग क्या थे, बिक चुके थे। आगे देखिए लिखा है वर्ष 1760 में मीर जाफर को हराकर कासिम नवाब बनाया गया, जिसने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चट्टगांव के जिले दे दिए। सिलहट के चुना व्यापार का 50% भी वहां पर दे दिया गया था। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी गई थी। मुंगेर में जो तोप है, तोप बंदूक बनाने का कारखाना लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे तोप बंदूक कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो याद रखिए तोप और बंदूक का जो कारखाना था वह मुंगेर में लगाया गया था। राजस्व व्यवस्था में भी उस टाइम पे सुधार किया गया था। आंतरिक व्यापार में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे दस्तक के दुरुपयोग पर आपत्ति लोगों ने जताई थी, किंतु कलकत्ता परिषद में गवर्नर बेस्टिटार्ड और वॉरेन हेस्टिंग्स को छोड़कर कोई भी न्यायपूर्ण बातें नहीं कर रहा था। वे मीर कासिम को हराकर किसी और को नवाब बनाना चाहते थे। देखिए यहाँ लिखा है जून 1763 में नवाब के विरुद्ध मेजर एडम्स को भेजा गया और जिसने छोटी लड़ाइयों में
कासिम को पराजित कर दिया था। जाफर को क्या हुआ, दोबारा नवाब बना दिया गया, मीर जाफर को, और कासिम पूरे बंगाल से चुंगी हटा चुका था। यही अंग्रेजों की नाराजगी की बेसिकली वजह थी। कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला को अपने साथ लेकर बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो, यहाँ हेक्टर मुनरो है, ठीक है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का सामना किया, किंतु वह क्या हुआ, पराजित हो गया। मुगल सम्राट को इलाहाबाद के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। क्लाइव को दोबारा गवर्नरी प्रदान की गई थी, जिसने सम्राट से और शुजा से अलग अलग संधियां कर ली थी। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी आप लिख सकते हैं घर में, कि प्लासी के युद्ध के निर्णय की पुष्टि अंग्रेजों द्वारा बक्सर की विजय ने कर दी थी। इस पर अपने जो विचार है वो प्रकट करिए। देखिए बक्सर का युद्ध जो कि कब हुआ था, 1764 में। उसके युद्ध का क्या जो है वो प्रभाव हुआ, परिणाम हुआ, वह चीजें हम देखते हैं। जैसे लिखा है कि बक्सर के युद्ध ने कंपनी को कई दृष्टिकोण से प्रमुखता दी। अल्फ्रेड लॉयल के शब्दों में इसे देशी या विदेशी के बीच का युद्ध समझे या कुछ और, बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। आप ये वाला जो सेंटेंस है इसे आप यूज कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट, ठीक है। लिखा है वजीर भयभीत हो गया और मुगल सम्राट वजीर को मिल गया। कंपनी की जो सेनाएं हैं वो गंगा पार बनारस तक पहुंच गई। होता है ना, कंपनी अपना बेसिकली बोला जाए व्यापार का जो है प्रसार करते करते वह दूर तक पहुंच जाती है। देखिए लिखा है कि कंपनी का व्यापारिक युग जो है वो समाप्त हो गया। राजनीतिक शक्ति के साथ राजकीय राजस्व से अब ऊंचे व्यापार करना था। कंपनी का जो है वो बेसिकली जो है कंपनी जो है वो एक विधिक शक्ति के रूप में सामने आई थी। वो अन्य शक्तियों से युद्ध, संधि और समझौते कर सकती थी। मुगल सम्राट रबर स्टाम्प के रूप में कंपनी को मिल गया था। याद रखिए जो कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, उसने जो मुगल सम्राट है उसको एक रबर स्टाम्प के रूप में यूज किया था। पूरे भारत में कंपनी और मुगल सम्राट की ओर से अपना प्रसार कर सकती थी। लिखा है पूरे गंगा घाटी पर कंपनी का नियंत्रण बन गया था उस टाइम पे, जिसके राजस्व का प्रयोग कंपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करती थी। कंपनी को गुजरात तक पहुंचने वाले मार्ग एवं गंगा घाटी के कच्चे माल के निर्यात हेतु जोड़ने का अधिकार मिल गया। यही महत्वाकांक्षाएं प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद कंपनी के मन में उत्पन्न हुई थी। देखिए जो मैं यूज कर लेती हूँ कुछ बीच में इंग्लिश वाले वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैंने यूज किया कि जो कंपनी है उसने मुगल सम्राट को रबर स्टैम्प की भांति यूज किया था। तो बेसिकली आप लोगों के समझने के लिए है, समझाने के लिए है। ऐसे शब्दों का यूज जो है वो आप लोगों को नहीं करना है एग्जाम में। देखिए अब इलाहाबाद की जो संधियां है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी सारी चीजें जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।